हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th की फिजिक्स में गॉस की प्रमेय को सिद्ध कराएंगे। उसका स्टेटमेंट क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, है ना। फिर हम देखेंगे इसको किस तरीके से सिद्ध करते हैं। देखिए, इसके अनुसार मतलब इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है, ये आवेश रखा है +Q। ठीक, तो +Q आवेश है, किसी पृष्ठ द्वारा ये घिरा होगा, है ना। तो इस आवेश से कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की ओर, है ना। तो इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, मतलब क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। कितना विद्युत तो फ्लक्स होगा ये बताता है कौन, गॉस की प्रमेय, है ना। तो इसका स्टेटमेंट अच्छे तरीके से आप पढ़ें, ठीक है। एक दो बार आप पढ़ें, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। स्टूडेंट, हम सिद्ध करेंगे कि ये फाई बराबर Q/ε0 कैसे आता है ना। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला है ना, किस तरीके से कर का हम एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात होता है और उसका हम क्षेत्रफल यानी एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले नियमित तो हम पृष्ठ लेंगे। एक तरीके से हमने यहाँ पर गोला ले लिया ये, ठीक है। जैसे फुटबॉल होती है, इस तरीके की आकृति और सेंटर पर हमने आवेश रख दिया, ठीक। अब इस आवेश द्वारा इसके पृष्ठ से किस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो ये नियम बताएगा, है ना। तो ये हमारा ये पृष्ठ है, ये गोली पृष्ठ, ठीक। इसके सेंटर यानी मान लिया कि O पॉइंट है, O पॉइंट पर हमारा ये आवेश रखा है, ठीक है। तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ये चारों तरफ की ही निकलेंगी, है ना। तो इस पर हमने एक पृष्ठ लिया सूक्ष्म अवयव, यानी इसका नाम दे दिया ये DS है। ये सूक्ष्म अवयव है, मतलब इसका क्षेत्र और पूरे का संपूर्ण क्षेत्रफल मान लिया कि ऐसे है ना। ये हमारा DS हो गया अगर सूक्ष्म है तो। देखिए, सूक्ष्म राशि पर हम यहाँ पर, तो इसकी त्रिज्या मान ली कि R है, यहाँ से ठीक है। तो यहां से हम जानते हैं, इसको थोड़ा हम यहां पर लिख लेते हैं। माना कि एक गोला जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, गोले के केंद्र पर +Q आवेश स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट नहीं। यहां पर हमने कितना आवेश रख दिया, ये +Q आवेश रख दिया। अब स्टूडेंट, हम पिछले डेरिवेशन में हमने अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस +Q आवेश के कारण कुछ दूरी पर मतलब R दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है ना। तो हम इस बात को लिख लेते हैं, है ना। क्योंकि +Q आवेश के कारण P बिंदु पर, यहां P पॉइंट मान लेते हैं, P पर वैद्युत क्षेत्र ये कितना होता है स्टूडेंट, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ये होता है E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r²। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हम पहले से स्टूडेंट इससे जानते हैं, लेकिन हमें तो इस संपूर्ण फ्लक्स से गुजरने वाला संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो यहां पर पहले हम इस सूक्ष्म अवयव से मतलब इस सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे,
माना प्लस क्यू आवेश के कारण, कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश द्वारा सूक्ष्म अवयव कौन सा है, सूक्ष्म अवयव हुआ हमारा डीएस, सूक्ष्म अवयव डीएस से गुजरने वाला फ्लक्स। तो क्योंकि यहां पर हमारा पृष्ठ क्या है, सूक्ष्म है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी सूक्ष्म होगा, तो इसको हम डी फाई से डिनोट कर देंगे। डी फाई बराबर क्या होगा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा डी फाई बराबर ई डी एस इंटू कॉस। अब यहां पर बात आती है स्टूडेंट कि इसको हम सूक्ष्म है ये, है ना, तो जरा यहां पर ध्यान देना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, वैद्युत क्षेत्र ये होगा। ठीक, अब ये एक तरीके से क्षेत्रफल अवयव भी क्या होगा, सदिश राशि है ना, तो इस पृष्ठ के लंबवत इसकी यहां पर ये दिशा होगी, तो इसका मतलब इसकी दिशा भी यही होगी, यानी डीएस, यानी डीएस की भी दिशा ये, ई की भी दिशा ये। तो हम जानते हैं जब दो वेक्टर राशियां एक ही डायरेक्शन में है तो उसका मतलब यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर यहाँ पर हमारा 0 हुआ। जब थीटा बराबर हमारा 0 हो गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि थीटा हमारे पास 0 है, तो इसलिए जो यहाँ पर ये हुआ ई डी एस 0, और हम जानते हैं स्टूडेंट क्योंकि cos 0 बराबर कितना होता है 1, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, यानी ई डी एस गुणा 1, तो ये डी फाई निकल के आ गया। इसका मतलब डी फाई बराबर जो स्टूडेंट हुआ केवल हमारा हुआ ई डी एस, ई इंटू डी एस। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो एक सूक्ष्म पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स था, इस सूक्ष्म पृष्ठ हमें तो संपूर्ण, क्योंकि ऐसे बहुत सारे घटक होंगे इसमें, बहुत सारे सूक्ष्म अवयव होंगे, है ना, जैसे ये होगा, इससे गुजरने वाला कितना विद्युत फ्लक्स होगा, ऐसे ये होगा, इससे गुजरने वाला कितना फ्लक्स होगा, बहुत सारे होंगे। तो हम क्या करें, संपूर्ण के लिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना, तो कैसे लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल फ्लक्स। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो स्टूडेंट हम जानते हैं संपूर्ण के लिए इंटीग्रेशन का हम निशान लगा देंगे, डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, राइट। अब स्टूडेंट ई कौन है, ई हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र से हम यहां से ये मान लगा दें, ये कितना होगा, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में इंटीग्रेशन, सॉरी क्या है हमारा डीएस है। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट क्यू एक निश्चित राशि है, मतलब जो अभी आवेश लिया होगा निश्चित लिया होगा, आर एक त्रिज्या है, ये भी हमने निश्चित ले ली होगी, ये भी सब हमारा ये नियत मान है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर कौन रह जाएगा, डीएस। ठीक, अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब क्या हुआ, यानी डीएस छोटे छोटे जितने भी अवयव होंगे, जितने भी सूक्ष्म अवयव होंगे, उन सबका योगफल ही तो होना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट एक तरीके से योग होना, है ना। तो अब जरा ध्यान लगाइए, इन सभी सूक्ष्म अवयव का हम योग करेंगे, है ना, तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर होंगे, जो यहाँ पर हमारा गोला होगा उसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, है ना। तो यहां हम ले सकते हैं इसके लिए क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और इस इंटीग्रेशन की जगह, इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह क्या जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो स्टूडेंट जो हमारा यहाँ बचेगा क्या, क्यू बचेगा और नीचे एप्सिलॉन नॉट बचेगा, यानी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई मतलब ये संपूर्ण फ्लक्स के बराबर होगा, संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, फाई। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो निकल के आया फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, नियमित पृष्ठ के लिए हमने यहाँ पर गॉस की प्रमेय को सिद्ध कर दिया। तो ये कह सकते हैं हम इत्थ सिद्धम। ठीक है फ्रेंड, तो अब तक जो हमने ये सिद्ध किया था, एक तरीके से नियमित पृष्ठ लिया था, यहाँ पर किया नियमित पृष्ठ लेकर गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना, और नियमित पृष्ठ हमारा ये था इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ, अनियमित पृष्ठ लेकर गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना, है ना। अब जो हमने एक तरीके से जो पृष्ठ लिया है ये अनियमित है। इससे पहले हमने एक जो पृष्ठ लिया था वो हमने आपका वहां पर गोलाकार पृष्ठ लिया था। अब यहाँ पर ना तो ये गोलाकार है ना ये त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुजाकार है, तो एक अनियमित है, मतलब ये आपका ये जिग है ना। तो इस तरीके का हमने एक पृष्ठ लिया, और पृष्ठ के अंदर, और ये पृष्ठ जो है हमारा ये त्रिविमीय आकृति का है, और पृष्ठ के बीच में कहीं पर हमने एक प्लस क्यू नाम का एक आवेश रख दिया। ठीक, और ये आवेश जो है ये रखा हुआ है प्लस क्यू, और माना कि ये प्लस क्यू आवेश इस पृष्ठ से एक हमने सूक्ष्म पृष्ठ लिया है ना। ये सूक्ष्म पृष्ठ है, इसका नाम हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल माना कि ये इसका क्षेत्रफल ds है ना। ये सूक्ष्म अवयव लिया है, तो इस सूक्ष्म अवयव जैसा है ये, तो इसका जो एरिया होगा वो ds होगा। ठीक, और ये प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर कोई बिंदु होगा, माना कि ये बिंदु हमने P ले लिया, इस प्लस क्यू आवेश के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो माना कि ये E है। ठीक, तो इस तरीके से हम ये अनियमित पृष्ठ के लिए गॉस की प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ये चित्र बनाया है, इसकी कुछ यहाँ पर हम जो है अपनी एक भाषा लिख लेते हैं, वो लिखते हैं कि माना एक अनियमित पृष्ठ के भीतर, अनियमित पृष्ठ के भीतर आवेश कितना, प्लस क्यू रखा है। सही है स्टूडेंट। ठीक, तथा आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर पृष्ठ पर एक सूक्ष्म पृष्ठ ds है। क्या है, सूक्ष्म पृष्ठ ds है, मतलब ये वाला। ठीक है, और ये आवेश से कितनी दूरी पर है, ये हमारा r दूरी पर है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हमें निकालना क्या, हमें तो गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना है, तो वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब E की आवश्यकता पड़ेगी। तो E कितना होगा, है ना। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण E पर जो विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर बिंदु P पर, वो कितना होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मतलब E की बात कर रहे हैं हम। तो हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, एक तरीके से ये बिंदु आवेश ही बन गया, है ना। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के रूप में होती है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हमने ये पृष्ठ लिया है, मतलब ये सूक्ष्म अवयव लिया है ना। अब इससे एक तरीके से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, है ना। तो यहां पर जो देखिए
एक सूक्ष्म भी है, तो इसके द्वारा इस सेंटर पर कह सकते हो कि ये एक तरीके से ये एंगल कुछ बनाएगा, है ना। और ये जो एंगल बनता है तो इसको हम जानते हैं, क्योंकि एक तरीके से त्रिविमीय आकृति है, इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर कहेंगे घनकोण। और इसको हम, क्योंकि सूक्ष्म पृष्ठ है, तो इसका जो एंगल बनेगा वो डी ओमेगा बनेगा, डी ओमेगा ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए लिखते हैं कि माना पी पर सूक्ष्म पृष्ठ है, सूक्ष्म पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ds है, से गुजरने वाला, मतलब इस ds से कितना फ्लक्स गुजरेगा, है ना। तो ds है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वो कितना होगा स्टूडेंट, क्योंकि सूक्ष्म है ये पृष्ठ, तो इससे सूक्ष्म ही फ्लक्स गुजरेगा, मतलब इसको हम डी फाई नाम से जानेंगे, है ना। तो डी फाई बराबर सूत्र क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। क्योंकि दोनों ये वेक्टर राशियां हैं, इसके लिए हम एक तरीके से प्रमाण के रूप में ले सकते हैं, ई डॉट ds cos थीटा। अच्छा थीटा कौन है, ई और ds के बीच का एंगल, तो यहां देखिए ई कौन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ds का मान लिया कि ये ds है, ये थीटा कौन बना रहा है, ये ds, है ना, क्षेत्रफल अवयवी रहा, तो ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना, ये थीटा कोण बना रहा है, ये हमने यहां पर मान लिया, है ना। तो ये रहा। अब ये स्टूडेंट ई का मान हमें यहां पर देखिए पता है इक्वेशन नंबर 1 से, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, तो यहां पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से ई का मान, और इसे समीकरण नंबर 2 ले लो, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो ये यहां पर रखेंगे हम, तो देखिए क्या बन जाएगा, इसलिए डी फाई इक्वल टू, क्योंकि ई की जगह कितना रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, इस ई की जगह, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहां क्या बचा, डी एस कॉस थीटा, है ना। अब बात रही स्टूडेंट, यहां आ जाए इस चित्र में, देखिए ये जो फ्लक्स आया है सूक्ष्म डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, ये इस सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा ये गुजरा हुआ फ्लक्स है, इस सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा। हमें तो इस संपूर्ण अनियमित पृष्ठ द्वारा फ्लक्स निकालना है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्टूडेंट यहां पर हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही योग करना होता है। ऐसे ही बहुत सारे इसमें सूक्ष्म अवयव होंगे, जैसे माना कि ये सूक्ष्म अवयव यहाँ है, ये हुआ, है ना। तो ये भी क्या करेगा, इस पृष्ठ द्वारा जो भी एंगल बनेगा वो ये बनेगा ना, इस तरीके से। तो ऐसे इसमें बहुत सारे एंगल बनेंगे, है ना, और बहुत सारे पृष्ठ बनेंगे, तो इन सबका योग होगा वो इंटीग्रेशन के योग के बराबर हो जाए, मतलब इंटीग्रेशन होगा, है ना। तो यहां पर हम इंटीग्रेशन कर दें, तो हम एक लाइन लिखेंगे यहां पर, कैसे, संपूर्ण अनियमित पृष्ठ द्वारा फ्लक्स, और संपूर्ण जो फ्लक्स होगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, ये रहा, है ना। अब देखिए यहां पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये क्या है, एक तरीके से आपकी निश्चित राशि होगी, है ना। सॉरी, इन्हीं आर तो निश्चित नहीं होगा क्योंकि आर तो यहां पर बदलेगा, है ना। तो यहां पर जो नियत राशि है, कांस्टेंट राशि, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, यानी 4 पाई
1/4πε0, और साथ में जो आवेश था Q वो भी हमने यहाँ पर देखिए निकाल लिया, है ना, क्योंकि जितना आवेश ले रखा है वो तो हमारा उतना ही रहेगा, और इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा हमारा ds cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान, अब देखिए ये जो सूक्ष्म फ्लक्स होगा उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि ये संपूर्ण फ्लक्स होगा, तो संपूर्ण फ्लक्स किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा, तो इसकी जगह हम फाई लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। अब स्टूडेंट थोड़ी सी हमें यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिए ds इंटू cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि एक तरीके से आपकी ये यहां पर त्रिविमीय आकृति है, तो इसमें जो संपूर्ण एंगल बनेगा ये डी ओमेगा, है ना, वो किसके बराबर होगा, आपको मालूम हो जब हमने आपके लिए एक घनकोण पढ़ाया था तो वहां पर बताया था डी ओमेगा बराबर होता है ds cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, है ना, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा आ जाएगा, मतलब यहाँ पर हम डी ओमेगा ले सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा q अपॉन 4πε0 और इंटीग्रेशन जो कहते हो, और इसकी जगह हम ले सकते हैं डी ओमेगा। ठीक है, अब देखो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो अब इसका मतलब हुआ स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ पर ये संपूर्ण कोण होगा, ये वाला संपूर्ण घनकोण, मतलब ये सूक्ष्म अवयव था, तो सूक्ष्म अवयव द्वारा इसके सेंटर पर जो एंगल बनना था वो डी ओमेगा बनना था। अगर हम संपूर्ण अनियमित पृष्ठ के द्वारा हम एंगल बनाएंगे यहाँ पर, तो वो कितना बनेगा, वो इसके इंटीग्रेशन की इक्वल होगा। तो अब इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, तो हम जानते हैं स्टूडेंट को किसी भी सॉलिड आकृति के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, यानी 4π स्टेरेडियन बनता है, स्टेरेडियन बनता है ना, इसका मतलब है ये जो एंगल बनेगा वो 4π के बराबर होगा, तो इसका मतलब है यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, q अपॉन में 4πε0 जो कहते हो, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 4π। ठीक है, अब यहां से हमारा 4π से 4π कट जाएगा, अब हमारा जो भी बचेगा वो यहां से q बचेगा, नीचे ε0 यानी q अपॉन में ε0 बचा। ठीक है, और ये किसके बराबर चल रहा है, ये फाई के बराबर चल रहा है, और यही हमारा स्टूडेंट क्या है, गॉस की प्रमेय है। ठीक है, तो इस तरीके से एक अनियमित पृष्ठ के लिए जो गॉस की प्रमेय हुई वो हमने यहां पर सिद्ध कर दी, इति सिद्धम। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अनियमित पृष्ठ के लिए गॉस की प्रमेय अवश्य ही समझ में आई होगी, आप इसको अच्छे से नोट करें स्टूडेंट। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज दें, उसका हम समाधान अवश्य करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।